हेलो एंड वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीति पर। ब्रिटिश भू राजस्व नीति को समझने की कोशिश करेंगे कि वह कहते क्या थे सिद्धांततः, और खेल किस प्रकार का खेलते थे, और अंतिम बात कि किस तरह से भारतीय किसानों का शोषण हुआ, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यह है कि आपको सही दिशा में उंगली पकड़कर पहुंचाया जा सके। जहां आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक जहां भी खड़े हों या बैठे हों, वहां आपके पास अपना एक दायरा हो, अपनी एक समझ हो, अपनी एक सोच हो। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल गाइड करने के लिए भी इतना ज्यादा उतावलापन है कि मिसगाइड करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो उस मिसगाइड करने के दौर में ISYS ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम मिसगाइड न होने दें आप जैसों को। तो ठीक है, आइए हम लोग अब वापस आते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीति की तरफ। ब्रिटिश भू राजस्व नीति में एक मोटे तौर पर हम यहाँ अपने आप को सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में या मुख्य परीक्षा पर फोकस करेंगे, जहां आज भी देखेंगे कि ऑप्शनल पेपर इतिहास में भी मोटे तौर पर 2 सवाल होते हैं। ठीक है, तो एक मोटे तौर पर आधुनिक भारत की तरफ जब आप आएंगे तो 2 सवाल आपको यहां से मोटे तौर पर मिलेंगे, और जनरल स्टडीज में भी एक आध सवाल वो आर्थिक इतिहास से होते हैं। तो ये आर्थिक इतिहास जो आधुनिक भारत का है, उस आर्थिक इतिहास का एक हिस्सा है ब्रिटिश भू राजस्व नीति, उस पर बात करेंगे। भू राजस्व नीति से हमारा आशय केवल ये है, भू राजस्व नीति से हमारा आशय केवल ये है कि अंग्रेजों ने जब धीरे धीरे भारत पर क्रमशः नियंत्रण कायम किया, तो उसके बाद वो यहां के भू राजस्व के अधिकारी बने, यानी भू राजस्व संग्रह करने के अधिकारी बने। और वह संग्रह उन्होंने किस तरीके से किया, जिस भी तरीके से किया उसमें उनका लक्ष्य क्या होता था, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खास करके भारतीय किसानों पर क्या गुजरी, इसकी हम लोग पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन एक बात है कि धैर्यपूर्वक अगर आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरे ख्याल से भू राजस्व नीति को लेकर आपकी सारी समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। फिर आपको तथ्यात्मक चीजें भी ध्यान में रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मोटे तौर पर हम लोग जानते हैं कि पलासी का युद्ध और आगे इसके बाद बक्सर की लड़ाई, तो बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे की शुरुआत थी पलासी की लड़ाई। ठीक है, और 10 सालों के भीतर वह पूरे बंगाल के शासक बन बैठे बक्सर की लड़ाई के बाद, मोटे मोटे तौर पर। तो जब पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई, जो कि वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, वो एक अलग टॉपिक होगा, उस पर हम लोग अलग से बात करते हैं। तो पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों को सबसे पहले, उसके बाद बंगाल के 24 परगना की जमींदारी हासिल हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों को 24 परगना दे दिया गया। अब थोड़ा सा समझ को विस्तृत करने के लिए एक छोटी सी बात समझें कि मोटे तौर पर आधुनिक काल तक भी, और पूरे मध्यकाल, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल, प्रारंभिक आधुनिक काल तक, जो राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वह कृषि या भू राजस्व से आए।
ये सबसे बड़ा स्रोत था। कृषि या भू राजस्व से जो आमदनी है वो सबसे बड़ी आमदनी थी। और जो शासक होता था वह यह भू राजस्व वसूलने का अधिकारी होता था। एक सिंपल इतना ही समझे, वह भू राजस्व वसूलने का अधिकारी होता था। अब वह भू राजस्व कैसे निर्धारित करेगा, कितना निर्धारित करेगा, कब वसूल करेगा, किस रूप में वसूल करेगा, ये सभी वह शासक तय करता था। ठीक है, कैसे वह वसूल करेगा, कितना वसूल करेगा, कब वसूल करेगा, किस रूप में, यानी कैसे, यानी भू राजस्व कैसे निर्धारित करेगा, उसके लिए वह क्या कैलकुलेट करेगा, क्या गणना करेगा अपने स्तर पर कि हाँ मुझे इतना भू राजस्व, ये मैंने गणना की पद्धति अपनाई और उससे वह कि मुझे 30% चाहिए, 33% चाहिए, 40% चाहिए, 50% चाहिए। क्लियर है। फिर कब, किसान कब देगा, या जो भी भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी है सरकार को या राजा को, राज्य को, वह कब देगा और किस रूप में देगा, यानी क्या वह अनाज के रूप में देगा या वह अपना अनाज बेचेगा और वह नकद देगा, सोने चांदी के सिक्कों में देगा, या फॉर दैट मैटर जब प्रतीक मुद्रा चल रहे हैं उसमें देगा, यानी वह नकद देगा या अनाज के रूप में देगा। ये समझ गए। तो राज्य इससे आय लेने का अधिकारी था और यही आय राज्य के लिए सबसे बड़ा स्रोत था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहां आई थी व्यापार करने के लिए। एक मजबूत साम्राज्य, मोटे तौर पर दक्षिण भारत, गोवा वगैरह के क्षेत्र को छोड़ दें तो मोटे तौर पर एक मुगलों का एक मजबूत साम्राज्य था और धीरे धीरे ये कमजोर होते गए और वो बढ़ते गए। एक अलग हिस्सा है ब्रिटिश विजय, वो एक अलग कथा, उस पर हम लोग अलग से बात करते हैं। तो यहां बस यह समझें कि वो धीरे धीरे बड़जोर होते जा रहे थे। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि भाई अब जो है भारत में कोई मजबूत ताकत नहीं है। वो लोग बहुत बदमाश थे, शुरू से ही टारगेट करके थे कि हमें भारत को जीतना है, धोखे में नहीं जीत लिया होगा। उनकी इच्छा हमेशा से थी कि काश भारत पर विजय हासिल हो जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, विजय हासिल हो जाएगा तो यह जो राजस्व है, यानी एक देश अंदर होगा उसके तो उसकी आमदनी होगी। दूसरा, व्यापार वाणिज्य करने वाली कंपनी थी, अगर राजनीतिक नियंत्रण होगा तो सस्ते में चीजें उठाएंगे, दबंग आचरण करेंगे। यहां के जो शिल्पकार हैं, जो दस्तकार हैं, उनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो केवल हमारे लिए काम करें, हमें सस्ते में बेचें, किसी और को ना बेचें और हम उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा यूरोप के बाजार में उसे बेचकर कमाएं। बाद में औद्योगिक क्रांति ने सिनेरियो चेंज किया तो और चीजें, लेकिन वो अभी हम आर्थिक इतिहास के केवल भू राजस्व वाले पहलू पर आएंगे। तो पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले 24 परगना की जमींदारी मिली। यहां जमींदारी का अर्थ है कि 24 परगना का क्षेत्र उसे मिल गया, यानी अब वह उसका मालिक हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि दीवानी, यानी कर वसूल करने का अधिकार। इतना ही समझे, यानी अब वहां से अंग्रेज कर वसूल करते। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम आया तो 1759-60 तक में उनको और कुछ इलाके, चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर, ये सभी बंगाल के इलाके, ये उनको इसकी भी दीवानी मिल गई। और धीरे धीरे 1765 तक बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट के फरमान से वो पूरे बंगाल के दीवान बन गए। ठीक है, 1765 तक वो पूरे बंगाल के दीवान बन गए, यानी अब वह मालिक हुए वसूल करने के। बस दिक्कत यह थी कि उन्होंने टैक्टिकली ये गेम खेला कि तुरंत जो है सो प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर और शासन की चीजें अपने पास नहीं लेनी है, अपने पास केवल
कर वाला अधिकार रखना है और प्रशासन का अधिकार बंगाल के नवाब के पास रहना है। खैर, अब हम लोग आते तब इनको, अब जब यहां से 24 परगना से जमींदारी मिली तो इन्हें क्या करना है, यहां से टैक्स कलेक्ट करना है। फिर चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर होते हुए पूरा बंगाल। तो अब जब इनको टैक्स कलेक्ट करना है तो वही बातें इनके सामने, वो प्रश्न आए, कैसे, कितना, कब, किस रूप में। जो प्रश्न हमेशा से बना वो प्रश्न उनके सामने भी है। तो अब इनके पास एक मोटे तौर पर देखेंगे कि हम लोग बंगाल में और आगे चलकर एक अस्थाई बंदोबस्त, यह 1793 ईस्वी में आया। हम इसके पहले की कहानी पर जाएंगे। कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त इसका जनक कहलाता है। इसके और नाम हैं जमींदारी, इस्तमरारी आदि। ठीक, उसके बाद अंग्रेजों ने और भी दूसरी व्यवस्थाएं की, जैसे रैयतवारी, या रैयतवाड़ी। ठीक है, ये इसका जनक थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन को मोटे तौर पर माना जाता है। और एक व्यवस्था और आई, महलवारी। इसका जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अब हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त की तरफ जाएंगे। तो अब हमने जहां अपनी बात छोड़ी थी 1760 के आसपास से, उसे 1793 तक लेकर आएंगे, कुछ छोटे, केवल कुछ छोटे संदर्भों के साथ। तो उन्हें जब दीवानी मिल गई तो वो वही उन्हीं प्रश्नों से वो टकराए। तो उन्होंने सोचा कि शुरू में क्या किया जाए। तो छोटे इलाके थे, जब बंगाल का पूरा इलाका हुआ तो उन्होंने शुरुआत में एक काम किया। उन्होंने सोचा कि ये 1765 के आसपास से 1772 के आसपास तक मोटे मोटे तौर पर, यहां मोटे मोटे तौर पर उन लोगों ने नीलामी की प्रथा। इसका क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई अब अंग्रेजों के पास एक लक्ष्य था। सबसे पहला लक्ष्य किया राजस्व कैसे उगाया जाए, लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? व्यापार करने और धीरे धीरे भारत को लूटने, यानी भारत से अधिकतम लूट उनका मकसद रहा हमेशा से। तो जब अधिकतम लूट हमेशा से मकसद रहेगा तो भू राजस्व में भी उनका मकसद क्या होगा कि किसी भी तरीके को अपनाया जाए कि अधिकतम राजस्व वसूल किया जाए। यह कृषि से होने वाली आमदनी किससे मिलेगी? किसानों से मिलेगी जो खेती करेंगे। और अगर वो खेती करेंगे, आप उनसे बहुत कर लेंगे, राजस्व लगान लेंगे, तो यह भी जरूरी है कि उससे आप इतना लगान लें कि उस लगान को देने के बाद इतना कम से कम उनके पास बचे कि वो अगले साल भी खेती करके फिर वो लगान दे सके। उसने मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का अनाज पैदा किया और सारा का सारा अगर लगान ले लिया जाए तो अगले साल ना वह किसान होगा ना वह खेती होगी। तो अंग्रेज अधिकतम राजस्व चाहते थे, लेकिन यह भी नहीं चाहते थे कि किसान खत्म ही हो जाए, नहीं तो अगले साल कौन देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसानों के लिए बड़े उपकारी थे। वो शुद्ध व्यवसायी थे। उनके अंदर नीति के तौर पर ऐसी कोई मानवीय नैतिकता बहुत कम थी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों के कामों के जरिए हम पूरी नीति को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वो तो किसी समाज की नीति और वहां पाए जाने वाले कुछ दो चार लोग, उनका दृष्टिकोण मान भी हो सकता है, लेकिन उनकी नीति बेसिकली क्या थी? अधिकतम भू राजस्व वसूलने की, क्योंकि उनकी मूल नीति है अधिकतम
लूट की। ठीक। दूसरा, भू राजस्व वसूलना है या कोई भी राजस्व वसूलना होगा तो राजस्व वसूलने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपके यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो एक डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है जहां इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स आदि देखे जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है जो जीएसटी, एक्साइज आदि देखता है। ठीक है। फिर वह जो सीमा कर आदि रखते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह, और इसके पीछे एक बड़ी श्रृंखला है। आप लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा तैयार में पास करके आईआरएस वगैरह बनते हैं। कोई जाएंगे डायरेक्ट टैक्स वाले में, कोई इनडायरेक्ट टैक्स वाले में, कोई जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर बनकर ज्वाइन करेंगे, या कोई इनकम टैक्स में, कोई किसी और में, इवन नारकोटिक्स में भी। ठीक है। तो कहने करते कि एक पूरा का पूरा अमला है, एक अधिकारी वर्ग, जहां सर्वोच्च श्रेणी से लेकर नीचे की श्रेणी तक लोग हैं। तो इसका अर्थ है खर्च, यानी राजस्व वसूलना। राजस्व आने के साथ साथ उसके वसूलने में खर्च भी होगा, और यह इतना बड़ा डिपार्टमेंट चलाएंगे तो डिपार्टमेंट के चलाने के अपने झंझट भी होंगे। नहीं तो अंग्रेज यह चाहते थे या चाहेंगे, जो उनकी नीति थी, कि हमें अधिकतम राजस्व की वसूली हो, कम से कम झंझट में पड़ते हुए और कम से कम खर्च करके। यानी वह रास्ता वो अख्तियार करना चाहते थे जहां परेशानियां कम हो, झंझट कम हो, खर्च कम से कम हो और अधिक से अधिक राजस्व आए। और यह राजस्व नियमित आता रहे, ये समय के साथ वह निश्चित हो हर बार के लिए, ताकि वह प्लान कर सकें। तो निश्चित हो, नियमित हो, कम से कम परेशानी हो, कम से कम खर्च हो और अधिकतम उगाही हो। ये उनका ध्येय शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है कि एकदम से पहले दिन से यह तो अचीव नहीं कर सकते। तो वो जो अनुभवों से गुजरेंगे, तो उस बीच में लोग क्या करते हैं, आप अपनी तैयारी में कई किताबें पढ़ते हैं, फिर जाकर आपको लगता है कि इन किताबों के फलाने चैप्टर ही काम के हैं, इस टेक्स्ट का यही चैप्टर पढ़ना है, या ये एक थोड़ा सा मुकम्मल है, ये टीचर सही दिशा में पढ़ा रहा है, यहां हमने वक्त खराब किया। तो इसमें क्या, एक तरह का आप प्रयोग करते हैं, एक तरह से परीक्षण करते हैं, एक तरह से निरीक्षण करते हैं। तो अंग्रेज भी 1765 ईस्वी से मोटे तौर पर लेकर 1792 ईस्वी तक, कलकत्ता के मामले की मैं बात कर रहा हूं, बंगाल की, अस्थाई बंदोबस्त के पहले, कि वह एक तरह के प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण के दौर से गुजर रहे थे। और इन्हीं प्रयोगों, परीक्षणों और निरीक्षणों से जो उनका वहां टारगेट था, जिसकी हमने अभी चर्चा की, वो वहां तक पहुंचना वही था। तो उसके लिए वह प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण का यह एक दौर चला, लगभग 27-28 वर्षों का। और तब आकर 1793 ईस्वी में एक अस्थाई बंदोबस्त किया गया। तो पहले जरा सा उसे समझ लें। तो शुरू में इन लोगों ने क्या किया भाई, कि अब टैक्स, तो इन्होंने एक नीलामी की प्रथा शुरू की। ठीक है। और यह मोटे तौर पर 1772 तक चला। इस नीलामी की प्रथा में 1-2 वर्ष के लिए नीलाम करते थे। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए ये पूरा बंगाल है, मैप पर मत जाइएगा, ये बंगाल है, ठीक है, और इसके जमीन के संदर्भ में या जमींदारी के संदर्भ में या आय के, भू राजस्व की आय के संदर्भ में मान लीजिए मैंने इसे ऐसे ऐसे बना दिया, यहां से यहां तक का क्षेत्र, यहां से यहां तक का क्षेत्र, यहां से यहां तक का क्षेत्र। ठीक है, ये हमने बनाए। अब चूंकि इस पूरे पर किसी एक व्यक्ति को देकर उससे भू राजस्व वसूल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक मोटे मोटे तौर पर इन लोगों ने, चूंकि अंग्रेज ये 1765 से 72 तक, इसे 1765 से 72 तक की जो स्थिति है,
इसमें मोटे तौर पर जो बंगाल का नवाब था उसके पास प्रशासन के अधिकार थे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास दीवानी मतलब कर वसूली के अधिकार। इसे बंगाल में 65 से 72 तक द्वैध शासन कहते हैं, यानी दो शासक, पैसे वसूलने के लिए अंग्रेज और जिम्मेवारी के लिए बंगाल का नवाब। ठीक है, तो एक पहली बात तो इसमें क्या क्या कि नीलामी मतलब क्या कि भाई देखो ये यहां से यहां तक का क्षेत्र है, यहां से यहां तक का क्षेत्र है, इसमें कौन मुझे लगान कितना वसूल करके देगा। आईपीएल खत्म हुआ, बहुत दुखद हुआ अंत में। आरसीबी 18 सालों के बाद जीती, लेकिन उसके बाद जो सेलिब्रेशन में जो कुछ हुआ वो दुखद था। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लौट कर आते हैं। तो ये जो आईपीएल में जैसे टीमों के प्लेयर खरीदे जाते हैं तो उसमें नीलामी होती है, नहीं कि चलिए ये श्रेयस अय्यर, कोई बोल रहा है 3 करोड़, आगे वाला 4 करोड़, उसके आगे वाला 5 करोड़, उसके आगे वाला 7 करोड़, ठीक ऐसे ही। तो कहा भाई जो वसूल करके देगा, चलो नीलामी बोली लग रही है। तो किसी ने बोली लगाई कि मैं 1 लाख रुपये दूंगा, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए जो भी निर्धारित किया गया नीलाम कर दिया। अब सोचिए ये जो नीलामी हो रही थी, अंग्रेजों को चाहिए थे अधिकतम, और ऐसा नहीं कि भारत के जो लोग नीलामी में हिस्सा ले रहे थे वे बड़े महान उदार थे कि नहीं हम तो जानबूझ के अंग्रेजों को पैसे दे रहे हैं क्योंकि ये लोग भारत के किसानों का शोषण करेंगे, तो हम पैसे दे रहे हैं और हम किसानों से कुछ लेंगे ही नहीं, तो किसान बेचारा हमारा एकदम राम राज में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं था। नीलामी में हिस्सा लेने वाले भारतीय भी उतने ही भूखे थे पैसे के, उतने ही ये पैसे कमाने के लिए आए थे और उतने ही क्रूर होते थे एक तरह से। तो अब जब ये खरीदते थे तो मान लेते हैं कि बंगाल के क्षेत्र में इसने मालदा से लेकर झारखंड के राजमहल के बीच के इलाके की जमींदारी खरीद ली। अब साल 2 साल के लिए खरीदा, अब इसने मान लीजिए कि 3 लाख रुपये बोली लगाई, तो वह क्या चाहेगा कि मैं 6 लाख रुपये कमाऊं ताकि 3 लाख रुपये देकर 3 लाख रुपये की मुझे आमदनी हो जाए। तो ऐसे जो जमींदार थे वह लोकल नहीं थे, जिन्होंने पहले से पैसे बनाए हुए बाहरी लोग थे, वो उस नीलामी में हिस्सा लेते थे और उस नीलामी में हिस्सा लेकर वो ज्यादा से ज्यादा बोली लगा देते थे, और ज्यादा से ज्यादा बोली लगा देने के चलते जब उन्हें वह जमींदारी मिल जाती थी, यानी राजस्व संग्रह, अब अंग्रेज मुक्त हैं, संग्रह करना तुम्हारी ड्यूटी है, मैं तो तुमसे लूंगा, तो उनके अपने खर्च हैं और भी तमाम चीजें हैं, तो वह बहुत कड़ाई से पेश आते थे और ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करते थे। कौन मरेगा? किसान, इसकी जिंदगी खराब होगी। हमारा मूल मकसद यह है कि ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति चाहे जैसी भी हो, वह किसानों के लिए हमेशा बुरी साबित हुई। देश में बार बार पड़ने वाले जो अकाल थे, जो प्राकृतिक कम मानव जनित ज्यादा थे, वो अंग्रेजों के भू राजस्व नीति का एक अपरिहार्य परिणाम था। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, पहले ये समझ लें। तो ज्यादा से ज्यादा अब ये चीजें हो रही थी, लेकिन इसमें किसानों का बहुत दोहन होने लगा, क्योंकि आप किसानों से कम उतना तो छोड़ेंगे ताकि वो अगले साल के अपने इन्वेस्ट कर सकें, खेती में निवेश कर सकें। अगर खेती में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो अगले साल वो खेती क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उनकी हड्डियां गलाएंगे। तो अंग्रेजों को यह लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, उनको भारतीय किसानों से कोई स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी कुछ भी नहीं थी। उन्हें तो वह सिक्के ही अच्छे लगते थे, लेकिन वो सिक्के निरंतर आए, नियमित आए, तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के गर्दन नहीं मरोड़ा जाना है, उसे उतना जिंदा रखना है जितने में कि वह अगले अंडे देने लायक बचे। उसके शरीर में
रक्त संचार, उसकी हड्डियां, उसके मांसपेशियों और उसके शरीर में इतने मांस हो कि अगले सोने के अंडे वह दे सके। इनकी नीयत बस यहीं तक थी। ये नहीं कि ये किसानों के बड़े हितैषी थे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इससे महसूस हुआ कि यह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसकी जगह पर 1772 ईस्वी में 1-2 साल की जगह पर 5 साल के लिए बंदोबस्त शुरू हुआ, पांचसाला पद्धति। और दिमाग में रख लेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कि यहीं से आकर पुराने जमींदारों के प्रति लगाव दिखाया गया। यानी पुराने जमींदारों को प्रमोट कहां से किया गया? 1772 से। अभी जो वो लोग थे जो पारंपरिक तौर पर जमींदारी या खेती से जुड़े हुए नहीं थे, वो आ रहे थे, नीलामी में बोली लगा रहे थे और किसानों का खून चूस कर जा रहे थे। उसमें से आधा खून वो अंग्रेजों को और आधा खून अपने पी जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ये हुआ कि माना गया पुराने जमींदार, ऐसा नहीं कि ये कोई महान थे, लेकिन यह माना गया कि इनका किसानों से संपर्क बेहतर है। ये उनकी परिस्थिति जानते हैं, यह समझ पाते हैं कि किसान वास्तव में क्या है। इतिहास बताते हुए मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोगों को हिंदी का एक नॉवेल गोदान पढ़ना चाहिए। उस गोदान को पढ़कर आप इतिहास की किताब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, खासकर के अस्थाई बंदोबस्त, उसके अच्छे बुरे परिणाम वो समझ जाएंगे। और इतिहास हमारे साहित्य में, उपन्यासों में जितना बेहतर है वो इतिहास की किताबों में नहीं है। गोदान या मैला आंचल या सांप्रदायिकता वगैरह की समस्या के लिए झूठा सच वगैरह, आधा गांव जैसे उपन्यास और इस तरह के। और एक अच्छा इतिहास का स्टूडेंट और एक अच्छे इतिहास की समझ का व्यक्ति वह साहित्य का अध्ययन करे, तभी यह मुमकिन होगा। खैर, तो आप देखेंगे कि उस गोदान में एक होरी हैं और वह कहते हैं कि ये जमींदार भले हैं, नहीं तो ये लोगों के गाय वगैरह के चरने के लिए चारागाह नहीं छोड़ के रखते। मैं उसकी भाषा में भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यह केवल यह कि पुराने जमींदार को यह माना गया कि उसका थोड़ा सा बेहतर संपर्क है, वह किसानों को बेहतर समझता है, वो उसके हित की बात भी सोच सकता है। उनका मकसद केवल लूटना होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि इनका नहीं होता, लेकिन इनका चूंकि वर्षों से वह क्षेत्र में है तो ये अनुपस्थित जमींदार नहीं है, उपस्थित है। हालांकि अनुपस्थित जमींदारी रही, बस प्रमोट किया गया। इसका यह अर्थ नहीं था कि वो नहीं खरीद सकते थे। अंग्रेजों को इनसे कोई प्रेम नहीं था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बुजुर्ग हैं और आप सीट पर बैठिए, नहीं, सीट के पैसे जो ज्यादा देगा वो बैठेगा। तो अभी भी नीलामी थी, तो नीलामी में अगर वो ज्यादा देता तो वो उसे देता, यह सोचकर इसे नहीं देता किसे। लेकिन ऐसी कोशिश हुई कि नीलामी में ज्यादा ये लोग भाग ले सकें। ठीक है, तो अब पुराने जमींदार, उनको प्रमोट किया गया इन कारणों से, और यह 5 साल की व्यवस्था वह चल रही थी। फिर धीरे धीरे इस व्यवस्था को 1789 ईस्वी में मोटे तौर पर अब 10 साल के लिए इसे किया जाए, और उसे ही 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी कर दिया। इसका क्या अर्थ हुआ कि अब ये जो जमींदार थे, ये जमींदार ही नियम से ये जमीन के मालिक बन गए। गौर करेंगे, और जमीन का मालिक क्या होता है नियम से, जो आप पढ़ते होंगे भी, रैयत। सरकार को आप आज भी मान लीजिए कि लगान या मालगुजारी वगैरह देते हैं ना, शहरों में होल्डिंग टैक्स देते हैं, ठीक है। गांव में जमीन के लिए एक मालगुजारी, वह बहुत छोटी रकम है, लेकिन वह आप देते हैं और इसके जरिए तय होता है कि उस जमीन पर आपका हक है। यहां क्या हुआ कि अब यही जमीन के मालिक बन गए और यही जिम्मेवार हुए कि वो लगान वसूल करके देंगे। तो भाई लगान कैसे वसूल करके देंगे? तो पहली बात कि इतने दिनों के अनुभव ने यह देखा कि भाई अब जिसको भी हम दीवान बनाते थे, जो हमें वसूल कर देता था, तो वह तय किया गया कि भाई हाँ, इतना ही जो वसूली है, पिछले 10 वर्षों का एक औसत निकाला, उसे ही माना गया कि यह इसका वह जो देता था अगर वो दे दे, तो यानी जो कुछ भी वह लगान निकला, तो जैसे मान लिया कि 100 रुपये निकले, हिसाब में पिछले 10 वर्षों का औसत निकलता है 100 रुपये, तो वह मान लिया गया और जमींदारों को कहा गया कि आप 89 रुपये
हमें दे देंगे। यानी 11% वो जमींदार रख लेंगे और 89% वो अंग्रेज सरकार को दे देंगे। ठीक है। जमीन से लगान वह वसूलेगा। कैसे वसूलेगा, कब वसूलेगा, वो उसकी जिम्मेवारी है। जमींदार सरकार को लगान देगा और वह लगान देने की जमींदार की जो तिथि है वह निर्धारित होगी, और जो भी निर्धारित तिथि है उस तिथि के सूर्यास्त तक, सूर्य के उस तिथि के उस दिन के डेट के सूर्य के अस्त होने तक जमींदार अगर जमींदारी की लगानी नहीं देगा तो उससे जमींदारी छीन ली जाएगी और फिर उसे नीलामी पर लगा दिया जाएगा। अब जो कोई भी बोली लगाएगा फिर वो ले लेगा। ठीक, एक तो यह तय किया गया। यानी काश्तकारों या खेती करने वाले किसानों के जमीन पर से मोटे तौर पर अधिकार फिलहाल खत्म कर दिए गए। ठीक है। बाद में कुछ शोर शराबे हुए, भाई जो किसान है, जो लगातार खेती कर रहा है, जो उसके बदले लगातार हर साल लगान जमा कर रहा है, उसके अपने हक तो होने चाहिए। तो बाद में कुछ कानून बने 1856 में, 1885 में और उसके बाद भी, ताकि काश्तकारों की भी कुछ सुरक्षा हो सके। लेकिन यहां मूलतः जमींदारों के साथ सेटलमेंट किया गया, इसलिए जमींदारी प्रथा। अब सवाल उठता है कि जमींदारों के साथ सेटल किया गया तो क्यों किया गया, इसके पीछे क्या लक्ष्य था। तो उनके जो लक्ष्य थे, यह व्यवस्था करने के पीछे क्या क्या थे। तो पहला तो यह कि यह क्या एक, इतने दिनों से ये लोग परेशान थे, एक कोई अस्थाई व्यवस्था चाहते थे पहले तो यह। लेकिन इसका अर्थ यह थोड़े ना है कि आप अस्थाई व्यवस्था चाहेंगे तो कुछ भी। इनके लिए जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हमारे समाज की बड़ी बुराई है, कोई अपनी लड़की की शादी के लिए बड़ा परेशान रहता है, लेकिन कोई बाप यह तो नहीं चाहेगा ना कि अब मैं पिछले 2 साल से परेशान हूं तो किसी के साथ भी कर दूं। यह मामला थोड़ा उल्टा है। ये चाह रहे हैं लेकिन इतने दिनों से समझे, तो अब ये समझ कर इनको ये लग रहा है कि अस्थाई समाधान होना चाहिए। तो पहला तो यह कि ये कोई अस्थाई समाधान चाहते थे। दूसरा, अब धीरे धीरे इनको यह समझ में आने लगा था कि हमें निश्चित समय पर नियमित आमदनी मिले। तो निश्चित और नियमित आमदनी। तीसरा, इन्हें लगने लगा था कि भारत में अब लंबे समय तक टिकना है तो यहां हमें एक अस्थाई समर्थक वर्ग चाहिए। यह इनका राजनीतिक मंतव्य था। यह एक पॉलिटिकल एम्बिशन था कि उन्हें अस्थाई समर्थक वर्ग यहां प्राप्त हो, जो किसी भी परेशानी की हालत में वह उनके साथ खड़े रह सकें। ठीक है। तो एक अस्थाई समर्थक वर्ग चाहिए था। चौथा, ब्रिटेन में सैद्धांतिक तौर पर कृषि का विकास वह जमींदारों के जरिए हो रहा था। ये बड़े बड़े क्षेत्रों में कृषि करते थे और इससे आय हो रही थी, और ब्रिटेन में कृषि का विकास हो रहा था सैद्धांतिक ही। तो इन्होंने सोचा कि उसी सिद्धांत को यहां लागू करेंगे। तो जमींदार अगर आएगा तो जमींदार, चूंकि यह इसको हमने मालिक बना दिया, तो जो मालिक बनेगा वह चाहेगा कि वह ज्यादा ज्यादा ग्रो करे। तो ग्रो कैसे करेगा, मान लीजिए कभी यहां तक के क्षेत्र की जमींदारी है, इधर खेती नहीं होती है, इधर खेती नहीं होती है, तो वह चाहेगा कि इधर भी खेती हो, तो जमींदार की आय बढ़ेगी, तो कृषि का विस्तार होगा। तो इसने सोचा 2 चीजें हैं। और दूसरा, जमींदार मालिक है तो वह कृषि के विकास पर बल देगा। ठीक है, उसे मालिक बना दिया तो वह चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। तो यह सोचा गया सैद्धांतिकी में कि कृषि का विकास करेगा जमींदार, और कृषि क्षेत्र का विस्तार करेगा। इसका अर्थ नहीं समझे तो मैं फिर समझा देता हूं कि जैसे बंजर भूमि है, वन की भूमि है, जहां खेती नहीं होती, तो वनों का सफाया हो, बंजर भूमि में खेती की जाए,
वहां किसानों को कहा जाए कि अगले 5 सालों तक तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा, जमींदार को पता है 5 साल के बाद मुझे मिलने हैं। ठीक। अस्थाई व्यवस्था में एक बड़ी बात यह भी थी कि जो कुछ भी अस्थाई प्रबंध हुआ था 89% और 11% का, वह था कि जमींदार को देना था, लेकिन जमींदार किसान से कितना लेगा यह तय नहीं किया गया, यानी जमींदार की मर्जी पर छोड़ दिया जाए, इस सेंस में कि जमींदार को जितना खून पीने की ताकत हो उतने दूर तक वह खून पी सकता है। अंग्रेज ने सेटलमेंट किया जमींदार के साथ, तो उसने तो मान लीजिए कि अनुमान था कि अभी 100 रुपये मिलते तो उसमें से 89 रुपये, भविष्य में और बढ़ेंगे भी, लेकिन उसने यह सेट नहीं किया कि वह जो 100 रुपये मैंने कहे जिसमें से 89 वह 100 ही तुम वसूलोगे। जमींदार किसान से कुछ भी वसूल सकता था, इसका कोई कानून नहीं। तय हुआ, मान लिया कि अभी मुझे 100 मिलते थे तो मैं 100 पर हिसाब कर देता हूं, 89 मुझे चाहिए 89। अब वो 100 की जगह 120 वसूलेगा कि 150। जमींदार जितना डंडा चलाएगा, जितना वह किसानों का शोषण कर पाए, उतना वह अपना महल भर पाए। ठीक है। तो एक मोटी बात यह कि उसको लगा कि इसके चलते वह कृषि क्षेत्र का विस्तार भी करेगा, क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो कृषि का विकास वह करवाएगा कि वह कम वसूलेगा, निवेश करेगा, ज्यादा करवाएगा, ताकि कृषि का विकास होगा। ठीक। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, सभी लक्ष्य तो कभी पूरे नहीं होते। अंग्रेजों का एक लक्ष्य तो राजनीतिक लक्ष्य, वह खूब पूरा हुआ। उसे एक अस्थाई समर्थक वर्ग मिला जमींदार के तौर पर। वह अस्थाई समर्थक वर्ग जब 1857 में उसके खिलाफ इस देश में बगावत हुई, तो वह मोटे तौर पर डटकर उसके साथ खड़ा रहा। और उस समय का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय उसने कहा था कि ये वर्ग अगर हमारे साथ नहीं होता तो हमें तो रात में ही बोरिया बिस्तर गोल करना होता। पूरे हुए। अब एक निश्चित और नियमित आमदनी यह तो होने लगी। ठीक है। अस्थाई व्यवस्था और समाधान चाहती थी कंपनी, तो वह हो गया। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, लेकिन यह जमींदार के चलते नहीं हुआ। लोग हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, बालक बालिकाओं का जन्म हो रहा है, स्वाभाविक वंश वृद्धि भारत में होती रहती है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, यह गर्व करने की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दुनिया मतलब हम आबादी हैं दुनिया की सबसे बड़ी, तो यह भी एक गर्व की बात है। तो हमारी स्वाभाविक वंश वृद्धि की आदत रहेगी, तो स्वाभाविक वंश वृद्धि की आदत होगी तो जमीन कम पड़ेगी। तो नया परिवार हुआ। अब तब पिता 3 भाई थे, तीनों के 4-4 लड़के हो गए, तब वो 3 की जगह 12। तो क्षेत्र का विस्तार हुआ, लेकिन इसमें जमींदारी का कोई, लेकिन कृषि में विकास के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये शोषण करते थे। तो कुल मिलाकर यह जो अस्थाई बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त से किसान का सचहज कोई भला नहीं हो सकता था। दूसरी बात कि आप जब टैक्स तैयार करेंगे तो कोई टैक्स तैयार करने के लिए आपके पास एक कोई कैलकुलेशन तो होना चाहिए। आप कैसे करेंगे? एक कृषि का क्षेत्र है, खेत, इसे ऐसे समझें कि इस खेत में एक किसान खेती कर रहा है। मान लीजिए कि 3 लोग हैं परिवार के, वो खेती कर रहे हैं, तो इनकी मजदूरी होगी। कितने दिनों तक वो कर रहे हैं? वह 2 जोड़े बैल रख रहा है। हर 1 साल में बैल 1 साल बूढ़ा होता जा रहा है। उसकी कीमत, उसका मूल्य ह्रास, अर्थशास्त्र की भाषा में वो जोड़ेंगे ना। कृषि में निवेश, जो बीज खाद आदि दिए गए, सिंचाई वगैरह में जो श्रम लगा, और तब जो उपज हुआ, उसमें से पहले तो इसे काटिए। आप कर किस पर लगाएंगे? लाभ पर ना, नियम से। तो आप उसे हटाएंगे, फिर जो कुछ उस पर बचता है उस पर एक रेशनल कर होना चाहिए। तो नियम से 10 पैसे हो सकते थे, लेकिन यह बहुत ऊंचा था, 50% तक ले लेते थे लोग। एक तरह की लूट थी। ये सभी व्यवस्थाओं में था, और किसी व्यवस्था पर हम बात नहीं करेंगे, केवल अस्थाई बंदोबस्त पर ही आज हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। ठीक है। इसकी
और कुछ चीज़ें कि इस व्यवस्था की जो कमियां थी ये क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर और बात हम लोग आगे दूसरी व्यवस्था पर इसके बाद बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।